इस वीडियो में हम बात करेंगे एच.सी. वर्मा के पार्ट 1 बुक का वर्क एनर्जी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बात करेंगे। ये हमारा जो बुक है एच.सी. वर्मा का, ये बहुत ही वेल टू डू मैनर में लिखा हुआ है और इसमें जो है कि किसी तरीके का जो भी IIT JEE या नीट के प्रिपरेशन करते हैं उनके फंडामेंटल कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ये कहता है कि हमारे पास एक हेवी स्टोन है जिसको एक क्लिफ ऑफ हाइट h से फेंका गया, यहाँ से, यानी कि पहला वाला ये h हाइट से यहाँ से इसको फेंका जाता है विथ ए स्पीड v स्पीड से फेंका जाता है। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विथ मैक्सिमम स्पीड इफ इट इज थ्रोन। अब ये जमीन पे सबसे ज्यादा स्पीड से कब आएगा? अगर इसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड फेंके, सीधे यहाँ से ऐसे फेंक दिया जाए वर्टिकली डाउनवर्ड, तब सबसे ज्यादा यहाँ पे हिट करेगा। ये ग्राउंड है, सबसे ज्यादा तब हिट करेगा। या वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए, ऐसे फेंका जाए और फिर ये आकर के जमीन पे हिट करेगा तो सबसे ज्यादा स्पीड होगा। या हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाए, या इसको ऐसे फेंक दिया जाए, तब ये जमीन पे जो गिरेगा तो सबसे ज्यादा जो है स्पीड से गिरेगा। या द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये डी वाला पार्ट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो है, हमने पढ़ा है कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो जो है इक्वल टू होता है वर्क डन के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन के, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो वर्क डन इस हर केस में mgh ही होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो अब इसको ऊपर फेंकेंगे तो भी फाइनल पोजीशन, चाहे यहाँ गिरे या यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, फाइनल पोजीशन जो हाइट है यहाँ से यहाँ के रेस्पेक्ट में, जो वर्टिकल हाइट है, ये हर केस में h ही रहेगा, ये वर्टिकल हाइट। तो ये हाइट h रहा तो वर्क डन हर केस में क्या है? सेम रहा। तो जब हर केस में वर्क डन सेम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? ये हर कंडीशन में सेम रहेगा। तो इसीलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो इस बॉडी को जमीन पे जो हिट करेगा, तो वो इसके किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि टू स्प्रिंग ए एंड बी, एक दो स्प्रिंग है ऐसा पार्ट 2 के लिए, इस तरीके से बना हुआ है, दो स्प्रिंग है आपका, ये और ये। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Ka है, जो कि दूसरे के Kb के ट्वाइस है। दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट Kb है। क्या किया गया है? इस स्प्रिंग को आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड। इस पे इक्वल मैग्नीट्यूड, इधर से भी F लगाया गया, इधर से भी F लगाया गया, इस पे भी F लगाया गया फोर एंड पे, और इसके भी F लगाया गया, लगा के इसको स्ट्रेच किया गया है फोर एंड। इफ द एनर्जी स्टोर इन ए इज E, इसमें एनर्जी स्टोर जो होता है वो E होता है, तो B में कितना एनर्जी स्टोर होगा ये निकालना है। तो मान लीजिए इक्वल फोर्स, यहाँ जो फोर्स लगा, इक्वल फोर्स लगा है F, तो इसमें एलोंगेशन x होता है, तो F इक्वल टू KA इंटू XA कर देते हैं, ये एलोंगेशन हमारा हुआ x है। और KA किसके इक्वल है? ट्वाइस KB के इंटू XA हो गया, ये फोर्स हो गया इसका। तो एलोंगेशन x से हम लिख सकते हैं, XA इक्वल टू हमारा हो जाएगा F बाई 2KB हो गया। उसी तरह से अब इस वाले B वाले पार्ट का बात करते हैं। तो B में देखते हैं कि फोर्स जो है सेम लगाया गया है, F है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो KB है। इसका मान लिया एलोंगेशन XB होता है। इसमें एलोंगेशन दोनों में सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है।
तो के बी इक्वल टू, यहाँ से हमारा एक्स बी इक्वल टू जो होगा वो एफ बाई के बी हो जाएगा। यहाँ से एक्स बी लिखेंगे, एफ बाई के बी हो गया एक्स से। अब यहाँ का एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी यहाँ का ई बी क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू हाफ के बी इंटू एक्स बी का स्क्वायर, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है यही है। अब ये हमारा हो गया कितना, 1/2 के बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी कितना आ रहा है, एफ बाई के बी का स्क्वायर है, ये हो गया। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 यानी कि ई बी इक्वल टू 1/2, एक के बी से के बी कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर बाई के बी हो जाएगा। एक हमारा ये आ गया ई बी। उसी तरह से यहां से हम निकालते हैं कि यहाँ का एनर्जी जो ए में है वो उसको निकालते हैं। तो ई ए का एनर्जी को क्या से रिप्लेस किया गया, डिनोट किया गया, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इक्वल टू ई। तो ये हमारा आ गया, ये क्या हो जाएगा, हाफ के ए इंटू एक्स, ए का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर से एनर्जी का जो फॉर्मूला है। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 के ए इंटू एक्स ए का वैल्यू क्या है, ये हमारा, यहाँ से हम के ए को हम रहने दे, एक्स ए का जो वैल्यू है ये हमारा, ये के ए हो गया। के ए को क्या लिख देंगे, के ए इक्वल टू हमारा यहाँ से है, के ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 के बी। यहाँ से देखिए के ए इक्वल टू 2 के बी, और एक्स बी हम निकाले हुए हैं, एक्स बी एक्स ए का जो वैल्यू है ये एफ बाई, यहाँ से हम डाल देंगे एफ बाई 2 के बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स ए इक्वल। अब यहाँ से ये जो के ए की जगह पे हमने डाला है 2 के बी, ये डाल दिया, एक्स ए के जगह पे यहाँ से लिया एफ बाई 2 के बी। तो इससे ये 2 के बी से एक इसका कट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा E इक्वल टू क्या आएगा, E विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बी। एक ये रिलेशन हमारे पास आया, देखिए ये रिलेशन आ गया, E इक्वल टू 1/2 एफ स्क्वायर बाई 2 के बी, एफ स्क्वायर 2 के बी, इस 2 के बी से कट गया तो एक 2 के बी हमारा बच गया। अब इस दोनों रिलेशन को हमको यूज करना है, इसको और इसको यूज करेंगे। तो हमें पूछ रहा है कि ई बी और ई ए में, ई बी में जो एनर्जी होगा, अब यहाँ देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर बाई के बी, यहाँ से एफ स्क्वायर बाई के बी है, तो एफ स्क्वायर बाई के बी, ये 2 और 2 जाके यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × ई हो जाएगा कि नहीं, एफ स्क्वायर बाई के बी लिखेंगे तो 4e हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 इंटू 4e, तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, बी का जो एनर्जी होगा, ए में जो एनर्जी होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पार्ट निकल गया। अब जो है हमको तीसरा जो है वो सॉल्व करना है। तो 2 मैंने सॉल्व कर दिया था, 1 और 2। अब जो है कि तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 2 इक्वल मासेस आर स्ट्रेच्ड टू 2 एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के। यानी कि ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इस पर एंड में यहाँ पे 2 इक्वल मासेस यहाँ पे रखा हुआ है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इक्वल मास है, मान लिया m है तो ये भी m है, कांस्टेंट के। द मासेस आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय ए लेंथ x। इस स्प्रिंग के लेंथ को x से स्ट्रेच किया गया, तो ये स्प्रिंग अगर x लेंथ फैलेगी तो इसमें जो एलोंगेशन होगा ये हो जाएगा x/2, और इसमें भी एलोंगेशन कितना होगा, x/2, क्योंकि टोटल एलोंगेशन कितना है, x है, तो इसमें एक में एलोंगेशन जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा
x/2 हो जाएगा। तो x/2 एक में एलोंगेशन। अब पूछ रहा है ये हमसे कि द masses are pulled out by symmetrical length x over its natural length. The work done by the spring on each mass is, हर मास पे वर्क डन कितना होगा। अब देखिए स्प्रिंग के थ्रू पूछा जा रहा है, जब आप इसको इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग इस पे फोर्स किधर लगाएगी, इस डायरेक्शन में। ये स्प्रिंग का फोर्स है, इसको स्प्रिंग को इधर खींच रहे हैं तो स्प्रिंग इस पे फोर्स किधर लगाएगी, इधर लगाएगी। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक के थ्रू जो वर्क होगा उसको हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होगा ये हमारा जो है 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। हम इसको यूज करके तो एक के थ्रू जो वर्क होगा ये लिखेंगे -12 के एंड एक्स के जगह पर x/2 का स्क्वायर। इस पे हो गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग, एक यहाँ इस ब्लॉक पे हो गया और दूसरे वाले पे भी सेम उतना ही होगा, 12 के x/2 का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ये जब इसको ऐड करेंगे तो -12 कॉमन ले लीजिए, के एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, ये 1/2 के एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1/4 और प्लस यहाँ भी 1/4 बच जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो 1/4 बचा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो 1/4 बचा, 1/4 प्लस 1/4 1/2 और 1/2 से ये -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -1/4 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका जो है डी वाला पार्ट ये हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा प्रॉब्लम। इसमें ये कहता है द निगेटिव ऑफ, ये डायरेक्ट जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही है जिसको मैंने आपको वीडियो में बताया है कि द निगेटिव ऑफ वर्क done by a conservative internal force on a system is equal to negative of work done। तो ये डिफिनेशन ही है फोर्थ के पार्ट के लिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड इंटरनल, so it is equal to change in potential energy, so part C is correct। Now come to the point, question number 5। So in question number 5 the question is the work done by external force on a system equals to the change in। अब इसमें देखिए 5 पार्ट में जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन। सो इस ये जो हम लोग पढ़े थे, जो टोटल एक फॉर्मूला लिखा गया था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये इक्वल टू था चेंज इन टोटल एनर्जी। ये इक्वल टू होता था, ये भी एक आपका डेफिनेशन ही है कि ये चेंज इन टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी, ये भी हमारा एक डेफिनेशन ही था। इसके बाद 6 क्वेश्चन कह रहा है द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन ए सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन। ये भी डेफिनेशन ही है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वर्क energy theorem, this is called work energy theorem। So 6th part is work energy theorem। Rest question I will discuss in part 2 of this video।